नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एक देश एक चुनाव आखिरकार संसद में पेश हो ही गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान यानी 129वां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश कर दिया और अब इसे जेपीसी को भेजा गया है। इस बिल के पास होने से देखिए कई फायदे हैं तो कई चुनौतियां भी हैं। एक देश एक चुनाव से जहां समय की बचत होगी, लोगों को बार बार वोट डालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सरकार और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी। सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता का होगा, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष में हमेशा तकरार देखने को मिली है। ईवीएम का मुद्दा जो हर इलेक्शन में गरमाया, कैसे इन सब से निपटकर एक देश एक चुनाव को सफल बनाया जाएगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। बहुमत मिला, इसलिए प्रस्ताव पास कर जेपीसी को भेज दिया गया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय भी दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पक्ष में ज्यादा वोट पड़ने के बाद ही बिल पेश किया गया। एक देश एक चुनाव बिल के लिए कोई भी सांसद गैर हाजिर नहीं रहा। कुल 369 सदस्यों ने वोट डाला। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से है। देश में पहले भी एक साथ चुनाव कराए गए हैं। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गयी। दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी तो दे दी है, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया। इससे समय और संसाधनों की बचत भी होगी, लेकिन इसके लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना होगा। चुनाव आयोग ने 2029 तक एक साथ चुनाव कराने के लिए 7,951 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया है और इसके लिए अतिरिक्त वोटिंग मशीनों और सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, जो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव आयोग ने 2029 तक एक साथ चुनाव कराने का अनुमानित खर्च 7,951 करोड़ रुपए बताया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा इसके लिए बहुत सी तैयारियों की जरूरत होगी। वोटर लिस्ट अपडेट करना, वोटिंग मशीनें खरीदना और सुरक्षा बलों का इंतजाम करना। चुनाव के दौरान होने वाला खर्च भी बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव कराने का खर्च साल दर साल बढ़ता गया है। 1951-52 में हुए भारत के पहले चुनाव में 68 चरणों में कुल 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 में ये खर्च बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए, करीब 7 अरब डॉलर हो गया। खर्च में बढ़ोतरी के लिए योग्य मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और बदलती चुनाव प्रचार रणनीतियां शामिल हैं। खासकर सोशल मीडिया पर बढ़ता खर्च एक बड़ा कारण है। 2014 में लोकसभा चुनाव का खर्च 3,870 करोड़ रुपए था, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। प्रति मतदाता खर्च का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 1951 में ये खर्च 6 पैसे प्रति मतदाता था, जो 2014 में बढ़कर 46 रुपए हो गया, जो भारत में चुनाव कराने के बढ़ते वित्तीय बोझ को दर्शाता है। अधिकारियों और सशस्त्र कर्मियों की तैनाती से लेकर मतदान केंद्र स्थापित करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने, स्याही जैसे अन्य आवश्यक उपकरण प्राप्त करने, जागरूकता कार्यक्रम चलाने तक पर खर्च होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पूरा होने के बाद से ईवीएम की खरीद और रखरखाव पर खर्च बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2023 में विधि आयोग को बताया था कि 2029 तक देश में 13.6 लाख पोलिंग बूथ की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने 26.5 लाख बैलेट यूनिट, 17.8 लाख कंट्रोल यूनिट और 17.8 लाख वीवीपैट यूनिट की कमी भी बताई। एक और बड़ी चुनौती ये भी होगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की वोटर लिस्ट तो एक जैसी होती है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट को नियमित करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने माना है कि 2029 से पहले नए ईवीएम मॉडल आ सकते हैं। इससे सभी पुरानी मशीनों को बदलना पड़ सकता है।
इससे खरीद प्रक्रिया और भी जटिल हो जाएगी। ज्यादा पोलिंग बूथ होने से चुनाव कर्मियों की जरूरत भी बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने 2029 में ONOE के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में 50% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसके लिए लगभग 7 लाख सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है। ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए देश भर में 800 अतिरिक्त गोदामों की भी जरूरत होगी। कोविंद समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। अब बिल को मंजूरी मिलने से वन नेशन वन इलेक्शन को रफ्तार मिली है, लेकिन इस बिल के लिए पूरे मत नहीं पड़े हैं। जाहिर है बिल को लेकर नाराजगी है और कई दिग्गजों ने इसका खुलकर विरोध जताया है। चलिए सुनाते हैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन पर किसने क्या कुछ कहा। Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Honorable Speaker Sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में होगी और के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और
एक मत से पास करना चाहिए। आजादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे। उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया, या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के 7 चुनाव होते हैं कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? आप आंध्रा का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग जो बोलते हैं क्षेत्रीय दल भी इससे समाप्त हो जाएंगे, आंध्रा में क्या एक क्षेत्रीय दल इस बार जीत कर नहीं आया? टीडीपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया, मुझे लगता है वो अपने में एक ऐतिहासिक बहुमत है, जहां पे लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा गए। तो विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ झूठा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। और चर्चा होने की जरूरत है। हमारी तो मांग रहेगी कि जेपीसी सरकार ने करे और चर्चा हो, और जो भी निर्णय हो वो सारों से चर्चा करके हो। हमारी मांग जेपीसी की है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है, वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतना, जब कॉन्स्टिट्यूशन पर इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन सदन से पास हो गया, जेपीसी के पास भेजा गया है, लेकिन इसके लिए अभी भी कई संवैधानिक और व्यवहारिक चुनौतियां बाकी हैं। ये बिल देश के चुनावी परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारियों, संसाधनों और सुरक्षा के मामले में काफी कुछ करना बाकी है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है, और ये भी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना कैसे साकार होता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो वन नेशन वन इलेक्शन और कब होगा इम्प्लीमेंटेशन, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। बिल पेश होता है, जेपीसी के लिए भेजा गया है, क्या चीजें आएंगी, कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन ये बात बहुत स्वाभाविक सी है कि वाकई में इसको कैसे आप, यदि ये आता है, पास होता है, तमाम चीजें जब आएंगी, ये बात का विषय है, जब वो आ जाएंगी सामने, आप कैसे लेकर जाएंगे। देखिए, एक तरफ तो बहुत अच्छा है, समय की बचत होगी, लोगों को एक बार में वोट डालना है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे के सिनेरियो को समझिए, उसके खर्च को समझिए, उसमें जो इलेक्शन ड्यूटीज होती है उसे समझिए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी बहुत सारी चीजों को इसके बीच में रखा है, बहुत सारी प्रोसेस को उन्होंने सामने रखा है। मुझे लगता है उन सारे पहलुओं पर क्या चर्चा हो चुकी है, यदि हो चुकी है, क्या उसके बाद इन तमाम चीजों को पेश किया गया है, तो तैयारी क्या है, कैसे आप उसको धरातल पर उतारेंगे, ये अपने आप में बड़ा एक सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे माधोराम चौधरी। माधोराम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे सरताज अली। सरताज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से अभी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अनीश गाड़वे, उनका भी स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तनुज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं तनुज जी? मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी, मैं सुन पा रहा हूं। तनुज जी, मुझे ये चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे इसलिए भी करी है क्योंकि देखिए, जो कुछ भी आया उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके पीछे। फिलहाल एक चीज हुई कि एक बिल पेश होता है, उसके बाद वो जेपीसी को भेजा जाता है, सारे प्रावधान हैं। आज भी जो पूरा विपक्ष है वो नाखुश है और वो एक बात कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला क्यों कर रहे हैं इसको लाकर। अब वन नेशन वन इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या कोई हमला हो रहा है, संविधान पर क्या कोई हमला हो रहा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्यों विपक्ष इस चीज पर एक नाराजगी रखे बैठा है और सवाल उठा रहा है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो भारत के संविधान के ऊपर ही आधारित देश का पहला चुनाव भी हुआ था। देश का पहला चुनाव सन 1952 में संपन्न हुआ था।
और 1952, 57, 62 और 67 यानी 20 साल 4 चुनाव इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर ही आधारित थे। बाद में जो भी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बने और देश में अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव की जो नीति है उसमें महज अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82A और आर्टिकल 324A इन दो के अंदर महत्वपूर्ण संशोधन होना है। एक आर्टिकल 82A राज्यों को ताकत देता है और आर्टिकल 324A जो है केंद्र सरकार को ताकत देता है राज्यों के अधीन। तो इस तरीके से दोनों आर्टिकल से मुख्य रूप से बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही 3 और आर्टिकल्स हैं जो वे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें आर्टिकल 327, आर्टिकल 172 जो है डिसोल्यूशन के लिए स्पेसिफाइड किया हुआ है और इसका स्पेसिफिकेशन राखी जी अगर हम इस तरीके से समझे तो जो एक सरकार होती है 5 वर्ष की किसी भी राज्य में, उसको डिसॉल्व करने के संबंध में आर्टिकल 172 जो है बना हुआ है। इसी के साथ में आर्टिकल 356, ये महत्वपूर्ण 5 आर्टिकल्स जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं राखी जी, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इनके संशोधन के बिना मुझे नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा, क्योंकि इनमें किसी में राज्य की स्वीकृतियों की आवश्यकता है और इन सब के ऊपर एक इस देश में कानून भी है। उस कानून का नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये सब महत्वपूर्ण संशोधन और इन सारे तनुज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, आपको वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बाकी सारे मेहमान अभी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, अगली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि कई सारे मेहमान हैं जो अभी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि तनुज जी अभी बोल रहे थे, उनकी आधी बात हुई, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उन्होंने कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा संशोधन की जरूरत है और ऐसे महत्वपूर्ण कुछ संशोधन है जिसके बिना ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर क्या इंतजार करें, जेपीसी की तरफ से क्या आता है, उसके बाद यदि संशोधन की बात हो रही है तो उन सारी चीजों को वो भी देखना पड़ेगा। एक लंबे वक्त मुझे लगता है इस चीज को लगेगा आगे आने में, लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल इंप्लीमेंटेशन है। क्या मानते हैं कि ये कितना वक्त ले लेगा और कितना इसको सफल होने में समय लगेगा? हमको लगता है राखी जी, इसके सफल होने में कितना समय लगेगा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। अभी तो जेपीसी में बिल गया है और उसके बाद अब वहाँ से क्या आता है, संसद में टेबल किया जाएगा और फिर जो इस पर बहस भी होगी विभिन्न दलों द्वारा, सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा। इसके बाद अभी हम सुन रहे थे, एक बाइट सुनते गिरिराज सिंह जी की कि सबको एक मत से इसको स्वीकार करना चाहिए। हमारा सिर्फ ये मानना है कि जो ऐसा तनुज जी बता रहे थे कि जो 5 बिल हैं उनको लेकर के उनको संविधान में संशोधन की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उनका संशोधन होना चाहिए जैसा उन्होंने बताया। और जो जितने भी आर्टिकल हैं जिसके तहत जो बातें उठ रही हैं कि इनको बिना, जैसे मान ली स्टेट की से जो भी सहमति चाहिए और भी चीज़ें हैं, सरकारें बर्खास्त हो जाती थीं तो उनका भी, उसमें भी संशोधन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि 20 साल तक इस देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसके बाद से जो है एक तरह से जो पटरी से उतरा, तो फिर आज की डेट में आप देख रही हैं कि अब हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता है, कहीं विधानसभा का होता है, कहीं जिसका टेन्योर ख़त्म होता है उसके बाद उसको चुनाव की बात होती है। जबकि ये होता है कि जो भी प्रतिनिधि चुने हैं, जो सरकारें चुनी गई हैं, वो 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। अब आने वाले समय में आप देखिए, अगर मान लीजिए 2029 में चुनाव कराना है और उसके 6 महीने पहले किसी का कार्यकाल खत्म होता है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर सरकारों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है संविधान के नियमों के तहत ही होंगी। तो ये एक सबसे बड़ा जटिल सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, हमें लगता कि इन सारी जटिल प्रक्रियाओं को पूरी करने में समय तो लगेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक देश एक चुनाव से एक फ़ायदा ज़रूर होगा, वो ये होगा कि समय की बचत होगी, साल दर साल चुनाव नहीं होंगे। सारी चीज़ें देखिए आप, पूरा देश में कभी पंजाब में होता, कभी हरियाणा में, कभी असम में, कभी जो है अभी देखिए बिहार और इसका होगा, दिल्ली का होगा चुनाव। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जो चुनाव आयोग पूरे 5 साल तक लगातार, जब तक लोकसभा इलेक्शन आता तब तक कई चुनाव हो चुके होते हैं, इसके बीच में उपचुनाव भी होता है
तो मेरा ये कहना है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार ने जो पहल किया है वो एक तरह से देश की जनता के ऊपर बोझ भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अचानक जैसे ईवीएम मशीन का आप हवाला दे रही थी, आपने बताया कि कितनी ईवीएम मशीनें अभी खड़ी मतलब रिप्लेस होनी हैं, कुछ जो वीवीपैट, फिर गोदामों की व्यवस्था, इसके अलावा और भी अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी मशीनों की खरीदी भी करनी पड़ेगी। एक बड़ा आर्थिक बोझ एक बार में जरूर आएगा और उसका जो है अब अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है तो जब चुनाव आयोग अपना पूरा डेटा देगा उस समय यह स्थिति होगी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो बिल गया है पार्लियामेंट जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया हुआ है, उस बिल पर आम वहाँ से क्या आता है, उस ड्राफ्ट में किस तरह की बातें आती हैं और जब वो लोकसभा के टेबल पर आएगा तो उस समय देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है, क्या ये बिल पास हो पाएगा, फिर इसको कितना बहुमत चाहिए। इन सारे दोनों सदनों में बिल को पास होना तब वो कानून बनेगा। हमें लगता है कि जो चीज़ें लगती है कि बहुत आसान है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल 129वां बिल आ रहा है और जल्दी से पास हो जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी, तो ऐसा कुछ अभी लगता नहीं है। हाँ, सरकार ने एक जरूर प्रयास किया है कि वो अपनी मंशा जाहिर कर दिया। अभी हम विपक्ष का भी सुन रहे थे, जैसे फेडरलिज्म की बात हो रही थी, उस पर प्रहार है, संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। ये सारी चीज़ें कब होती है, क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आपने ओवैसी का भाषण सुना होगा, उसमें कहा गया क्षेत्रीय दलों के लिए समाप्त करने का एक उपाय है। सवाल इस बात का है कि जब इलेक्शन होगा तो सारे दल जो क्षेत्रीय दल हैं अपने अपने क्षेत्रों में सिमट जाएंगे और जो राष्ट्रीय दल हैं उनको तो पूरे देश में चुनाव लड़ना है। तो कहीं न कहीं पर ये उनके ऊपर उनका जो एक तरह से शक है या उनकी जो चिंता है वो सामने निकल के सामने आती है। उसमें ओवैसी जी का भी एक क्षेत्रीय दल है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए, सब मिला के लबोलुआब ये होगा कि ये बिल इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है जितना हम समझते हैं, जितनी बातें आ रही हैं। हाँ, हो सकता है देर सवेर, हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे। हमको लगा 2034 तक का जो है एक तरह से टारगेट लेके चल रहे होंगे, तो तब तक अगर इस पर अमल होता है तो देश हित में तो निश्चित रूप से है और समय की बचत भी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधोराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, राखी जी। माधोराम जी, सबसे पहले मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष नाखुश क्यों है, उनको क्यों लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, वो सारी बातें उनसे मैं पूछूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने रखी यहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण 5 ऐसे बिल हैं जिन पर संशोधन की जरूरत है और बिना उनके ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और देखिए, उससे पहले जेपीसी की तरफ से क्या आता है, तो इसका पास होना बहुत जरूरी है। बाद में आगे की जो प्रोसेस होगी उस पूरे चीजों को यदि समझे तो एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ भी आना है, उसको प्रॉपर तरीके से रन कराना है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल बेबाकी से कह रही है कि स्टेट के इलेक्शन तो इतने आराम से कराते हैं, उसी में इतनी दिक्कत हो जाती है, तारीखें बदल दी जाती हैं। तो एक राष्ट्र या एक देश एक चुनाव इतना आसान नहीं लगता। देखिए राखी जी, अभी हमारे अरुण जी ने बताया भी था, पहले देश में चुनाव एक साथ होते थे, 3 बार हुए भी है। परंतु मैं सबसे पहले तो मोदी जी की मंशा को धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां तक आपने बात टेक्निकल की है, टेक्निकलिटी के लिए रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने 6.5 महीने तक करीब इस पे सारी एक्सपर्ट राय, ओपिनियन और करीब 1800 पन्नों का एक पूरा मसौदा तैयार किया है। ये ऐसे ही नहीं है। मोदी जी जब कोई काम करते हैं और जब काम में लगते हैं तो आपको पता है उनकी एक मंशा स्पष्ट होती है और उसमें बड़े हर तरीके के सुझाव लेके सभी राजनीतिक पार्टियों, एक्सपर्ट से 6 महीने से यही काम चल रहा था। इन चीजों पे अपने को आज जो चर्चा कर रहे हैं उन चीजों का उन्होंने उसमें आपने देखा होगा रिपोर्ट में पूरी चीजें लिखी है। कहाँ राज्यों की आवश्यकता होगी, किस संविधान संशोधन के लिए राज्यों की सहमति होगी, किसके लिए नहीं होगी, किस प्रकार किया जाएगा, कैसे कैसे स्टेटों के चुनाव आगे पीछे किए जाएंगे। ये सारी 1800 पन्नों की 18,000 पन्नों की 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट बनी है। बहुत बड़ा मसौदा तैयार हुआ है। तो मोदी जी की मंशा स्पष्ट है। उन्होंने देखिए आज देश में इस चीज की नीचे से नीचे अगर बात करेंगे, किसी भी अगर आम मैं कहूंगा आम पब्लिक से, तो उनकी भी मंशा है कि चुनाव देश में एक समय होना चाहिए, क्योंकि जनता नीचे बहुत सफर करती है।
पंचायतों के चुनाव बार बार आ जाते हैं। कभी हमारे राजस्थान में तो स्थिति है कि पूरे 5 साल में अशोक जी ने पिछली बार चुनाव कराए, कभी 10 ग्राम पंचायतों के हुए, कभी 10 जिला परिषद के हुए, कभी कभी हुए। तो ये बड़ी दुविधा है, क्योंकि इससे न काम हो पाता है, न धरातल पे सरकारें कुछ कर पाती है, न केंद्र का बजट आ पाता है, राज्य सरकार का नीचे बजट नहीं जा पाता। तो ये बड़ी दुविधा है। इस चीज के लिए आज पूरे देश का जनमानस इस चीज के लिए तैयार है कि ये चुनाव एक साथ होने चाहिए, और एक साथ होंगे तो देश की एक साथ में मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पे जो बचत तो होगी, पर लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी और एक सरकार के विकास के कार्यों को गति भी मिलेगी। तो सभी का जहां तक एक्सपर्ट की ओपिनियन आती है, चाहे मैं कहूंगा अभी गिरिराज सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस का काम तो विरोध करना है, चाहे कोई भी जीएसटी बिल ये ला रहे थे अच्छा था, जब मोदी जी लाए तो वो खराब हो गया। इन्हीं के समय आपको पता है इंदिरा जी के समय, ये तो आज से नहीं 1982 से लोक आयोग की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो ये पूरे देश की मंशा है, हर व्यक्ति की मंशा है, चाहे एक्सपर्ट हो चाहे आम पब्लिक हो। तो ये बहुत ही अच्छा मोदी जी जो करने जा रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा हित का काम है। ठीक है माधुराम जी, वापस आऊंगी। बीबी शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बीबी शर्मा जी, ये एक बात जो निकल कर आई, अभी तक ये चर्चा तो ठीक है, मुझे लगता है एक बड़ा सवाल जो हमने आज रखा इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें इस चर्चा में निकल कर आई हैं कि पहले वो सारी चीजें हो जाएं तब तो वो पास होगा, जब पास होगा तब हम देखेंगे कि इसको कैसे लाना है, धरातल पर उन चीजों को कैसे उतारना है। अब एक सवाल है इसकी तैयारी क्या है, जिसका एक प्रश्न सरकार से किया गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले से इस पर वर्कआउट कर रहे थे, सरकार पहले से वर्कआउट कर रही थी, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है कि कहां कितनी जरूरत पड़ेगी, उसको कैसे मैनेज करना है, कुल मिलाकर इसको सफल करके ही रहेंगे। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है और ये नहीं हो पाएगा और गलत हो जाएगा? क्योंकि पहले भी देश में ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। तो मुख्य रूप से क्यों आप लोग नाखुश हैं? जी, सबसे मेरा सवाल ये है कि जो 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है उसमें विपक्ष के कितने लोग शामिल हैं उसे बनाने में? किसी एक के अलावा दूसरे का आप नाम गिना पाएंगे? अधीर रंजन चौधरी साहब के अलावा कोई दूसरा विपक्ष का नेता, कोई कद्दावर नेता, कोई मुख्य नेता, क्या है कोई उसमें शामिल? जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं सारे के सारे जो है सत्ता पक्ष के हैं उसमें, और फिर आप उस 18,000 पन्नों की रिपोर्ट को आप वैलिडेशन चाहते हैं। सत्ता पक्ष ने एक तरफा रिपोर्ट बना के पेश कर दी। रही बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की, सबको मालूम है कि उनका झुकाव किस तरफ था, सब जानते हैं। अब विपक्ष को आप कहते हैं कि भरोसे में आना चाहिए, विपक्ष हमारा साथ दे, विपक्ष को आप भरोसे में तो लीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी के अलावा दूसरा नाम गिनाइए मुझे, कौन है उसमें? नहीं है ना, नहीं आपको मिलेगा। फिर रही बात, अब 1952 का बार बार हवाला दिया जाता है, 57 का, 62 का, 67 का हवाला दिया जाता है। उस वक्त चुनाव की स्थिति क्या थी? पहले चुनाव में 15 करोड़ वोटर, आखिरी चुनाव आते आते 24 करोड़ वोटर, और आज देश में 100 करोड़ वोटर। उन 100 करोड़ वोटर के बाद आप सबसे पहले ये बात देखिए, मुझे 2 साल पहले का यूपी का चुनाव याद आता है। 403 विधानसभा सीट और चुनाव होता है 8 चरणों में। एक प्रदेश का चुनाव आप एक साथ नहीं करवा पा रहे, आप पूरे देश की बात करने चले हैं। और दूसरी बात, अब इसमें सबसे बड़ा, आप सुनिए एक मिनट, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने एक और चीज इसमें नोट करी होगी, इससे पहले जो पिछले लोकसभा में उसमें थे, आप एक महिला आरक्षण बिल लेके आए थे। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा की सीटों पे। उसमें भी आप जानते हैं कितने सारे चेंजेस हो रहे थे, कितने सारे संशोधन होने थे। जब तक वो परिसीमन नहीं होगा, संशोधन नहीं होंगे, तब तक वो 33% आरक्षण लागू नहीं होगा। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन प्रचारित कितना करा गया, हम सुधारों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सुधारों की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब लोगों को उलझाए रखना है सिर्फ। अब ये अच्छी तरह बीजेपी इस बात को जानती है कि ये वैलिड होने वाला नहीं है। 2029 से पहले इसकी कोई संभावना दूर दूर तक है ही नहीं। पहली बात, 29 के इलेक्शन के बाद जाके कहीं अगर इस पर सर्वसम्मति बनती है तब जाके आकार लेगा, फिर विधानसभाओं के कार्यकाल घटाए जाएंगे, खत्म करा जाएगा, उसके बाद जाके कहीं इंप्लीमेंट होगा। तो आने वाले कम से कम 5-7 सालों के लिए उलझा के इन्होंने रख दिया। और आज संसद में जिन चीजों पे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, उन सारी चर्चाओं को दरकिनार करते करते उन्होंने ये नया शिगोफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे। आज सारे की सारा संसद सत्र इसी बात में बिजी हो गया। तो बिजी करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है, मुद्दों से भटकाने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान में कम से कम 18 संशोधन करने पड़ेंगे। अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले संविधान दिवस के ऊपर चर्चा चल रही थी, संविधान की बातें करे जा रही थी। विपक्ष ने संविधान का गला घोटा, विपक्ष ने संविधान को रौंदा। और विपक्ष ने संविधान का गला क्या घोटा था? उन्होंने भी तो संशोधन करे थे, लेकिन उसमें कहा क्या गया कि विपक्ष ने संविधान का गला घोटा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा। अब आप क्या कर रहे हैं? अब जब आप इसमें 18 संशोधन करेंगे तो आप संविधान का गला घोटेंगे या संविधान को प्यार करेंगे?
क्या करेंगे आप? आपने चेंज कर रहे क्या इस चीज में? आपने अगर पीछे आपने संविधान की बात करता हूं मैं जरा सी दोबारा एक बार, और आपने कहा संविधान संशोधन नहीं होने चाहिए थे, तो आपने बीएनएस क्यों लेके आए? भारतीय न्याय संहिता लेके आए ना, आईपीसी और सीआरपीसी को खत्म करके। तो फिर आप दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? और ये सब जानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन ये आने वाले टाइम की बहुत दूर की कौड़ी है। अभी हाल फिलहाल में कोई इसकी इंप्लीमेंटेशन की नजर नहीं आते, लेकिन सारे जो तात्कालिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये शिगुफा छोड़ दिया गया। और जैसा कि ओवैसी साहब ने और बाकी लोगों ने भी कहा है कि इससे जो है छोटी पार्टियों का अस्तित्व जो है वो लगभग समाप्ति के कगार पर आ जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, नगर निगम के मुद्दे अलग होते हैं, नगर निकाय के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्र के मुद्दे अलग होते हैं। कहीं ना कहीं वोटर इन चीजों से बदलता है। और जब पार्टी जो है, पार्टियों को पता है कि आज हम चलो नेशन में जीत गए, तो लेकिन प्रदेश में हम कैसे जीतेंगे अगर हमने काम नहीं करा? तो एक ही बार में एक ही मुद्दा अगर हवा ले गया तो सारे के सारे वोट एक तरफा हो जाएंगे और उसके बाद वो बाकी सब पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा अगले 5 साल के लिए, जैसे जैसे बदलाव होता जाता है। और ये संघीय व्यवस्था में बहुत जरूरी है। 28 प्रदेश हैं हमारे, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं जनता का मन बदलता है। एक जगह पार्टी अगर अच्छी नहीं कर रही, सत्तारूढ़ पार्टी अच्छा नहीं कर रही, तो दूसरे प्रदेश में जाहिर तो बात है जो उसके नजदीकी प्रदेश होते हैं उनमें असर पड़ता है, वोटिंग पैटर्न का असर पड़ता है, वोट देने का असर पड़ता है। वो देखते हैं कि फला स्टेट में ये पार्टी ठीक नहीं कर रही, तो अगले स्टेट में साथ वालों को पता चलता है कि भाई उस स्टेट में पार्टी का काम ठीक नहीं है, तो वो पार्टी बदलते हैं, चुनते हैं कि जब ये पड़ोस वाले प्रदेश में हमारे काम सही नहीं कर पा रहे तो इसमें इन्हें बदलो। लेकिन ये चाहते हैं कि एक ही तरफा चुनाव हो जाए, एक ही तरफा जीत हो जाए, सारा प्रदेश और सारा देश हमारे कब्जे में आ जाए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ये फार्मूला लेके आए हैं। ठीक है, चलिए डीपी यादव जी आवाज पहुंच रही है? डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ डीपी यादव जी आपकी आवाज आ रही है। डीपी यादव जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी बहुत क्लियर है, आप लोग भी नाखुश हैं और आप लोगों को भी लगता है कि एक स्टेट में तो ठीक से इलेक्शन हो नहीं पाता, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? मुझे लगता है कि जब यदि कोई तैयारी की है सरकार ने और उनकी पूरी एक कहते हैं ना एक पूरी रिपोर्ट यदि उनकी तैयार है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराना, देखिए मैं सारे पक्ष को लेकर चलूंगी। मुझे ये पक्ष भी समझ में आता है कि यदि 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है तो कोई तो तैयारी होगी, लेकिन मुझे दूसरा पक्ष बीबी शर्मा जी का ये भी समझ में आता है कि कितने लोग हम में से, विपक्ष में से कितने लोगों से पूछ लिया या कितने लोगों को उस चीज को लाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि वोट डालने में हम सब भी होंगे, तो हम सब चाह रहे हैं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उसका होना है और वाकई समय की बचत होनी है, तो उसके दूसरे पहलुओं पे भी चर्चा जरूरी है। आप लोगों को क्या सिर्फ ये लगता है कि एक स्टेट में ठीक से इलेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन कभी सफल नहीं होगा? जी राखी जी नमस्कार, स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय पीडीए। देखिए राखी जी, अभी आपने बताया जैसे कि चर्चा किया कि ये 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है और जो भारी भरकम ये पुस्तक है, ये जब सामने आएगी इसमें क्या क्या लिखा है, 18 शब्द भी इसमें काम के हैं कि नहीं, देश हित में है कि नहीं, ये तो पूरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और कहीं ना कहीं जो ये भारी भरकम 18,000 पन्ने हैं, इन पन्नों में उलझा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को रखना चाहती है। आप देखिए, एक कहावत मुझे याद आ रही है, मुहावरा, कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यही हश्र होगा वन नेशन वन इलेक्शन का, आगे चल के इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और जो लोग बता रहे हैं कि तमाम 1952 में शुरू हुआ और 1967 आते आते दम तोड़ दिया, तो निश्चित रूप से ये हमको लगता है ये तो 20 साल क्या, हमको लगता है कि ये एक इलेक्शन भी नहीं चल पाएगा। ये जब से भी लागू होगा, अभी तो भविष्य के गर्त में छिपा है कि कब से ये लागू होगा और कब तक चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम में बहुत ही माहिर है कि कैसे देश को उलझा करके अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून बड़े जोर शोर से पास हुए संसद में, और उसके बाद उसका क्या असर हुआ, नरेंद्र मोदी जी को वो वापस लेना पड़ा। उसके बाद जो है इन्होंने उसके पहले नोटबंदी लागू किया था, उसका असर क्या हुआ अभी तक वो बता नहीं पाए, कितना फायदा नुकसान देश को हुआ। तो जितना प्रचार प्रसार करने में ये लोग माहिर हैं, ये केवल ये गिना रहे हैं कि इससे समय की बचत होगी, संसाधन की बचत होगी। तो क्या समय और संसाधन बचाने के लिए देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा? पैसा तो ऐसे नहीं बच सकता था राखी जी। वन नेशन वन इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खत्म होगा, मुझे बस ये बताइए। मैंने आज विपक्ष में ज्यादातर लोगों को सुना, वो यही कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा। कैसे? संविधान पर हमला कैसे? वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे ये बताइए। वो भी बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस होंगे
यही तो शुरुआत होती है। आप संविधान में अपने लिए संशोधन करते जाए, अब अचानक से संविधान थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा कि पूरे संविधान को बदल दो। एक एक संशोधन करके संविधान को बदला जाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार तो लगातार संशोधन करते जा रही है। आप बताइए, कल को ये कहेंगे ओनली वन इलेक्शन, ओनली वन। मेरा कहने का तात्पर्य है कि केंद्र में सरकार चुन ली गई और केंद्र सरकार ही सभी राज्यों में सरकार निर्धारित करेगी। जैसे राज्यपाल भेजे जाते हैं, वैसे ये कहेंगे कि अब हमने सरकार बना लिया, हम सभी राज्यों को मुख्यमंत्री देंगे। तो बताइए, ये संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं होगा तो और क्या होगा? अब ये बताइए, अगर कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रही है सही से और केंद्र सरकार को उसे बर्खास्त करने का अधिकार है कि नहीं है, तो वो बर्खास्त कर देगी और उसके बाद उस राज्य की सत्ता कौन संभालेगा? ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें बाहर निकल करके आएंगी राखी जी। ये बहुत आसान मैटर नहीं है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचारित प्रसारित कर रही है, और देश की जनता के हित में भी नहीं है। ये लगातार चुनाव होते हैं, लोग मुद्दा चुनाव दर चुनाव कहीं ना कहीं मुद्दे होते हैं, उसको सरकार को सबक सिखाने का काम करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो केवल इस बात से कि आप इससे पैसे बचत कर लेंगे, आप इससे समय बचत कर लेंगे, अरे पैसा तो ऐसे भी बचत हो सकता था कि नई संसद का निर्माण नहीं करते, पुरानी संसद में रहते, या झोपड़ी में संसद चलाइए ना। देश के लोग तो यही चाहते हैं कि चलिए आप संसद की कार्रवाई में जो करोड़ों रुपए प्रति घंटे खा जाते हैं वो मत बर्बाद करिए, संसद की कैंटीन को बंद कर दीजिए, देखिए कितने करोड़ देश के बचत होते हैं, कौन इसमें सहमत नहीं होगा? तो वो सारे काम नहीं करेंगे, केवल गोल गोल घुमाने का काम करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर अब ये 5 साल काटने का कहीं ना कहीं बहाना कर लिए हैं, ये मान के चलिए। लेकिन अब देश के लोग गुमराह नहीं होंगे, देश के लोग चाहते हैं कि आप बेरोजगारी पर बहस करिए, चिकित्सा पर बहस करिए। अरे जो सरकार वन नेशन वन एजुकेशन नहीं कर पाई, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी नहीं कर पाई, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई, 15 लाख लोगों के खाते में नहीं भेज पाई, वो क्या वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी? ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बहाना है, पूरी तौर से ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और देश को गुमराह करने का एक शिगुफा है। ठीक है सरताज अली जी, असदुद्दीन वैसे भी बहुत ज्यादा नाराज नजर आए, उन्होंने भी वही सारी बातें करी हैं जो विपक्ष कह रहा था। तो मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या आपका भी यही मत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, ये नहीं होना चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने पूरे विपक्ष को आज सुना है, सब लोग एक ही लाइन पर हैं। शुक्रिया राखी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए। राखी जी, सबसे पहले तो देश संविधान से चलेगा और संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से चलेगा, और फेडरलिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। हमारा जो संघीय ढांचा है उस पर यह प्रहार जो है बीजेपी का, यह देश के लिए घातक है। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं सारी जगह के मुद्दे अलग रहते हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। आवाम जो है सारे मुद्दों को अलग देखकर वोटिंग करती है, लेकिन जब एक आम वोटर एक ही दिन वोट करने जाएगा तो कौन सा मुद्दा उसकी नजर में रहेगा, किस मुद्दे को ख्याल में रखकर वो वोट करेगा? राखी जी, ये जो कहानी अभी मेरे चौधरी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा इससे वक्त की बचत होगी, बड़े कसीदे पढ़े मोदी साहब की शान में, उन्होंने कहा पैसा बचेगा। चौधरी साहब, अगर लोगों का वक्त बचाना है तो अदालतों के लिए कुछ काम कीजिए। जो अदालत में 20-20 साल से लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके पैसे जाया हो रहे हैं, उसके लिए मोदी सरकार से कोई काम करवाइए। जो देश का किसान अपना हक पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, उसका वक्त जाया होने से आप बचाइए। आप कहते हैं कि वक्त बचेगा, पैसा बचेगा। अगर आपको पैसा बचाना है, क्या सिपाही और दारोगा और थानेदार ये के अंदर रहकर मैन काम करते हैं, तो क्या जरूरत है आईपीएस की? आप आईपीएस को हटा देंगे, आप आईएएस को हटा देंगे। जो मैन रोल निभा रहे हैं उनके साथ जो सिस्टम हमारे देश का चल रहा है, आप उसको बदलना चाहते हैं। आवाम किस मुद्दे को देखकर आपको वोट करेगी, कौन सी पार्टी को चुनेगी? आपका टारगेट सिर्फ ये ब्लाइंड जो आपने एक रीति अपनाई है देश के अंदर, बेरोजगारी, आवाम आपसे सवाल ना करे,
आपसे छात्र सवाल ना करें, आपसे ये सवाल ना पूछा जाए कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, ये सवाल आपसे न किया जाए। ये सारे मुद्दे भटकाने के लिए जो एक आप बिल लाए हैं, इस बिल का सबको पता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं होना, अभी ये जाएगा 30 के बाद, लेकिन एक शगुफा आपने आवाम के दरमियान में रख दिया, अब सिर्फ इस पे चर्चा होगी। तो ये सब चीजें उलझाने वाली है। जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, जब मुद्दे आते हैं आवाम लोगों के मसाइल को पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं और उसको देखकर अपनी रणनीति और अपनी घोषणाएं करती हैं। उसी के दरमियान में लुभावनी बातें या सच्ची बातें पॉलिटिकल पार्टी रखती हैं और आवाम से वादा करती हैं कि हम आपके लिए ये सुविधा करेंगे, ये सुविधा करेंगे। तो उस पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव आवाम पे जाता है और सरकारों पर भी एक दबाव रहता है। तो इस तरीके से जो आप एक माहौल बना रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, आपका तर्क ये भी है कि पहले भी हुए हैं, देश में जब जरूरत नहीं थी वन नेशन वन इलेक्शन की, इसीलिए उसको खत्म किया गया। लेकिन आप देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाना चाहते हैं। आप फिर 1967 में देश को ले जाना चाहते हैं। 2024 में आप हैं चौधरी साहब, 2024 से आगे ले जाइए भारत को। ठीक है, इसको पीछे मत धकेलिए, इसको धर्म के मुद्दों में मत उलझाइए। आवाम का हक देना चाहिए आपको। देश को भटकाने की जरूरत नहीं है, देश के नौजवानों को भटकाने की जरूरत नहीं है। फिक्र करनी है वक्त की तो बॉर्डर पे पड़े हुए किसानों की फिक्र कीजिए, ठीक है सर, जो हमारे अन्नदाता हैं। चलिए, बीच में रोकूंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है और मुझे ऐसा लगता है तनुज जी, वो सवाल को थोड़ा सा मैं आपसे ही पूछूंगी और उसको फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। मुझे एक बात इस चर्चा में समझ में नहीं आ रही। संविधान पे कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, हम भी संविधान की चर्चा पे थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, आपातकाल का जिक्र हुआ, बहुत सारी बातें उस ड्यूरेशन में निकली हैं, बहुत वक्त नहीं हुआ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। एक बात आज निकल कर आ रही है कि बिना किसी संशोधन के ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपने भी कहा, अभी मैंने एक चीज देखी है, अमित शाह कह रहे हैं कि 368 में बदलाव का प्रावधान है, संविधान में बदलाव का प्रावधान है, तमाम चीजों को लाने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जब समय समय पर संशोधन कर सकते हैं, प्रावधान है, तो फिर लड़ाई संविधान को लेके इनकी आपस में क्यों है? वो कहते हैं उन्होंने खिलवाड़ किया, उन्होंने संशोधन किए। वही बीबी शर्मा जी कह रहे थे ये संशोधन करके किसी चीज को लाएं तो इनके लिए बहुत सम्मानीय है, हमारे टाइम पे कोई संशोधन हुआ है तो वो खिलवाड़ हो गया। इस चीज में तो ऐसे कोई भी बिल निकल ही नहीं पाएगा। मुझे तो लड़ाई इस चीज की लग रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई बिल कानून पास हुआ तो आपको विरोध करना है। आज भारतीय जनता पार्टी है तो क्या विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो आ तो देश के लिए रहा है, लेकिन सरकार किसकी है, कहां से आ रहा है? क्या इस बात की लड़ाई? देखिए, निश्चित रूप से राखी जी, संशोधन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तभी अभी तक 106 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हो चुके हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार ने एक जो कमेटी बनाई, जो हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, उनका ये प्रश्न था कि और कौन चौधरी जी के अलावा और कौन उसमें थे, तो गुलाम नबी आजाद भी उसमें थे, हरीश साल्वे जी भी थे, ऐसे कई प्रबुद्ध जन कमेटी में थे। और देखिए, कमेटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए था तो जब कमेटी बनाई गई और कमेटी का कार्य शुरू हुआ, वो किसी से छुपा हुआ कार्य नहीं है, सामाजिक कार्य था, सबके जानकारी में था, तभी उस पर आपत्तियां आनी चाहिए थी। रही बात संशोधनों की, तो जो आर्टिकल्स में संशोधन की आवश्यकताएं हैं उसको मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में विस्तृत रूप से बताया है। और संशोधन में देखिए, कुछ भी कार्य में थोड़ी परेशानी आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्द कुछ ना कुछ हल भी निकलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 10 सदस्य लोकसभा के और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ऐसे में वे भी जो कमेटी का जिस तरीके से पहले प्रायर एक कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है और अब एक कमेटी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी काम करेगी, वो भी कहीं ना कहीं तार्किक रूप से कोई समाधान की तरफ बढ़ेगी। और अब मसला ये नहीं बचा है, ये बहुत जरूरी समझना कि ये बिल पास होगा कि नहीं। ये बिल पास हो चुका है।
इसको बहुमत मिल चुका है। अब यहाँ इससे आगे की बात करना ज्यादा आवश्यक है कि अब जो संशोधन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरीके से होंगे और उसमें कितना समर्थन राज्यों का और सरकारों का मिलेगा। जी ठीक है, चलिए माधोराम जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद बीबी शर्मा जी आप बोलिएगा। मेरी राखी जी कुछ बातों का जवाब तो तनुज जी के जो अपने लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने दिया है। मैं मेरे साथियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस प्रजातंत्र में अभी बड़े किसानों की लंबी चौड़ी बातें हो रही थी। इस प्रजातंत्र में चुनाव एक होता है, चुनाव में जब जनता आपको वोट देती है, आपने हरियाणा में किस प्रकार जनताओं को और किसानों को और मजदूरों को गुमराह किया ये पूरे देश ने देखा। और जब आपके मुंह पे तमाचा लगा तो सब चुपचाप जाके बैठ गए। किस प्रकार कांग्रेस ने पूरे देश में माहौल बनाने की और इस देश में एक विद्रोह जैसी स्थिति पैदा करने की जो स्थिति की थी उसका भी उनको जवाब मिला। मैं आप बंधु हूं, ये भी आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी जो देश के लिए करते हैं वो ठोक के करते हैं। और आप लोगों ने कहा था तब 370 हटेगा तो इस देश में आग लग जाएगी, एक पत्ता भी नहीं हिला। और आज देश में 370 हटके और वहां के अमन चैन वहां पे कायम है। छोटी मोटी चीजों को आप बड़ा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये आप इस चीज को समझिए, आप जनता के बीच में मुद्दों के साथ जाइए और अगर मुद्दों के साथ में जनता को कन्विंस कर पाएंगे जब भी समर्थन हासिल कर पाएंगे। ऐसे झूठी चीजों को आप अगर प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, किसान मजदूर गरीब और किसान की बात करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, आप नहीं करते। आप करते होते तो देश में आप राज करते। तो इन चीजों से सबक लेने की मेरे विपक्ष के साथियों को, कांग्रेस और जो ओवैसी साहब के समर्थक बड़ी लंबी चौड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे मुल्क की, पर मुल्क के लिए आप काम करिए, आप लोगों में विश्वास जिताइए। जो पार्टी आगे कितने जीत के आती थी आज की स्थिति में पहुंच गई। तो ये आप लोगों को प्रजातंत्र में जवाब जो देती है वो मतदान के द्वारा दिया जाता है। और 2014 से लेकर 24 तक किस प्रकार का जवाब मिल रहा है उससे सबक सीखना चाहिए। और मेरा तो यही है कि ऐसी चीजों पे नहीं करके, और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आज 32 पार्टियां साथ में आई है, सिर्फ 15 पार्टियां आप बचे हैं। तो आप लोगों को भी जो अच्छी चीज होती है उसके साथ में आइए। आप पाकिस्तान का समर्थन मत कीजिए गलत चीज के लिए, आप चीन का समर्थन मत कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर अमित शाह जी ने कहा है कि जेपीसी बनी है, जेपीसी में अपना जवाब लीजिए और जवाब देने के बाद में फिर भी चर्चा होगी सदन के अंदर। अगर अच्छी चर्चा होगी, अच्छी सार्थकता निकलेगी तो देश में अपन रहने वाला है, अपने देश है। अपने देश के लिए कोई अच्छी बात आती है तो ये मत बोलिए कि सोनिया जी को कमेटी में नहीं आया, बीबी शर्मा जी कह रहे हैं अधीर रंजन नहीं आए। ये बड़ी शर्म की बात है, विपक्ष के नेता ही आपके वो थे, अगर सोनिया जी होती तो वो आ जाते। तो मेरा सब लोगों से आग्रह है कि ऐसी चीज अपन डिबेट में करते हैं जिससे ये लगता है कि आप वही बोल रहे हैं जो आपके नेता बोल रहे हैं। तो देश के लिए अपन काम करते हैं तो अच्छी चीज बोलिए। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। मैं तो मेरी बात रखी, पर सबसे बढ़िया मैं तनु जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत खुल के बात रखी। ठीक है, चलिए बीबी शर्मा जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मैं तनुज जी की बात को फॉलो करना चाह रहा था। उन्होंने बोला गुलाम नबी आजाद साहब बीच में शामिल थे, तो क्या गुलाम नबी आजाद साहब का झुकाव आपको सबको मालूम नहीं है किस तरफ था, किस पार्टी उन्होंने तरफदारी करी। और दूसरी बात, उन्होंने नाम लिया हरीश साल्वे साहब का। हरीश साल्वे साहब जानते हैं ना आप, सरकार के वकील हैं। उसके बाद क्या बता विपक्ष, क्या बचा विपक्ष में, क्या बचा बताइए। माधव चौधरी साहब ने बात करी कि जिस तरह से बात करनी चाहिए उस तरह से बात करनी चाहिए, और एजेंडा चला रहे हैं, अपने नेताओं का एजेंडा चला रहे हैं। तो साहब नेताओं का एजेंडा ही तो चलता है, और किसका एजेंडा चलता है? आपने बात करी, नेताओं का नहीं चलता, आपके सोनिया जी का एजेंडा चलता है। अधीर रंजन आपके विपक्ष के नेता थे, उनका एजेंडा नहीं चल रहा, आपके सोनिया जी का एजेंडा चल रहा है। अगर सोनिया जी उस कमेटी में किसी हैसियत से होती, उनकी भी तो बीबी शर्मा जी उनकी हैसियत होनी चाहिए ना। अगर विपक्ष के नेता सोनिया जी होती तो सोनिया जी होती उस कमेटी में। नहीं, आपने कम से कम बीबी शर्मा जी आपके विपक्ष के नेता आपने बनाए, सोनिया जी ने बनाए, हमने तो नहीं बनाए। वो तो विपक्ष के नेता की हैसियत से थे। नहीं, आपके अधीर रंजन जी विपक्ष के नेता थे या नहीं, आप उनको मानते या नहीं? नहीं, अधीर रंजन विपक्ष के नेता नहीं थे, आपके नेता नहीं थे, आपके पार्टी के नेता नहीं थे, आपके सदन के नेता नहीं थे, आप उनको नेता नहीं मानते। ये तो बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं। चलिए, मुझे ऐसा लगता है जेपीसी प्रवक्ता है पार्टी, जेपीसी के पास से चीजों को आने दीजिए, उसके बाद चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही है तब का विषय होगा, क्योंकि समय की सीमा है। डीपी यादव जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। राखी जी, कंक्लूजन में मुझे सिर्फ यही कहना है कि ये कहीं न कहीं देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का एक गुफा है और एक बहाना है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी जो देश का विकास नहीं कर पा रही है, अच्छे दिन नहीं ला पा रही है, वो ये बताना चाहती है कि हम चुनाव को जो है कहीं जनता ने स्वीकार कर लिया, अच्छे दिन लाए हैं, जब भी तो हमें राज दे रहे हैं। बिना अगर अच्छे काम नहीं करते तो ठीक है, चलिए समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। इस वक्त इंतजार सिर्फ जेपीसी का ही किया जाए, उसके बाद ही मुझे लगता है चर्चा, बहस, तमाम जो इन लोगों का झगड़ा है उस पर ही कोई बात निकल कर आ पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये संविधान को लेकर बात कर रहे हैं, फिर संशोधन पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी बात आ रही है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा राखी कि जेपीसी का इंतजार करना चाहिए और फिर इसके बाद संसद में बहस होगी। जैसा अमित शाह जी ने कहा कि इस बिल पर बहस भी होगी। बिल बहुमत से पास हुआ है, लेकिन जेपीसी को भी हैंडओवर कर दिया गया। ये अभी राज्यसभा में नहीं जा पाएगा जब तक फिर से एक बार नहीं आएगा। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन का, जो हमारा आज का एजेंडा है। इम्प्लीमेंट होने में तनुज जी ने खुद कहा कि कई विधेयकों में कई जो है उसमें संशोधन की ज़रूरत है पड़ेगी। तो पहले वो संशोधन होगा, उसके बाद ही ये बातें आगे आ पाएंगी। अब ये कब तक होगा, किस तरह से होगा, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होगी। हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल अगला जो चुनाव है 2029 में, वहाँ तक इसमें कितनी प्रगति हो पाएगी इस सरकार की सक्रियता पर निर्भर है। अगर सरकार सक्रिय रहेगी तो हो सकता हो जाए, लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी अड़चनें हैं, जैसे चुनाव प्रक्रिया में है, सुरक्षा बलों की तैनाती में है, और भी सारी चीज़ें हैं। इस पर भी सरकार विचार करेगी उस चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, और तभी ये तय हो पाएगा कि इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन कब से लागू होगा, ये अभी देखना होगा। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक सवाल जिसका तस बना है कि एक साथ चुनाव, आगे की राह कैसे होगी आसान? इंतजार जेपीसी का करना होगा, वहां से क्या चीजें आती हैं, फिर आगे का प्रारूप क्या है, एक बार फिर इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, तब ये आगे बढ़ेगा। वो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण जो तनुज जी ने बताए हैं, उसके भी पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो हाँ, एक बात तो है, ये सवाल वाकई बना रहेगा कि ये राह जो है वो आगे कैसे आसान होगी। इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।